थर्ड एम्पिरिकल पेपर है 2025 का क्वेश्चन है। अब फिज़िक्स का पहले फिज़िक्स का ही अटेंड करूँगा इस सेशन में। तो इसमें रुको। तो एक गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्स विच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग। मतलब एक गैस है कंटेनर में नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। इनिशियल मतलब नॉन कंडक्टिंग है कह रहा है और वॉल्स भी है, तो हाई चांसेस है कि इसका डेल्टा भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि नहीं तो बाहर नहीं निकलना चाहिए जो गैस है। इनिशियली द गैस इज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने वॉल्यूम भी दे के रखा है, तो 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड द टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 300 केल्विन होता है, ठीक है। टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। एंड द चेंज इज टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा अगर एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक के बारे में हम क्या जानते हैं? एडियाबेटिक के बारे में यही कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करेंगे फ्लॉट, तो डेल्टा फिजिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा क्यू हमारा क्योंकि 0 है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आ गया। अब इसको अगर हम निकालें, देखो वॉल्यूम हमको दे दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा एच का होता था एन सी पी डेल्टा टी। हालांकि इसका हमें कोई काम नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया, ठीक है। और डेल्टा टी हमको दे दिया है, डेल्टा टी हमको पूछा है, ओके। और एंड द टेम्परेचर इज इतना। इनिशियली द गैस इज वी आई हमको दे दिया है 800 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर टी आई दे दिया है 300 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू इतना। मतलब वी फाइनल जो है वो हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेल्टा भी हम कहाँ से निकाल लेंगे, जो भी हो जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड डेल्टा टी हमको फाइंड करना पड़ेगा, जो कि फाइनली आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर फाइनल हम निकालेंगे और फिर डेल्टा टी कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियल से उसको सब्ट्रैक्ट करके। और हमको गामा भी दे दिया है। गामा हम सबको पता है, गामा इक्वल टू सी पी बटे सी वी, और गामा का वैल्यू दे दिया 1.5। और यहाँ पर दिया है कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक के बारे में कुछ बोला है क्या? यहाँ पर ऐसे कुछ बारे में तो नहीं बोला है इन्होंने। एडियाबेटिक के बारे में बोल दिया डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। और अगर हम देखें इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू पी डेल्टा वी। और इसमें डेल्टा भी तो है, प्रेशर हमको पता नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम आपको बाद में दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन मेजर्स 3 डिफरेंट पार्टिकल्स, इतना मास है। अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन ऑफ मासेस ऑफ 3 पार्टिकल्स। अगर तीनों को ऐड करेंगे तो लिस्ट जो होगा उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो 435.42 और 226.30 ऐसा ही दिखता है, और 0.125 यहाँ 0 कर देता है। और तीनों को हमको ऐड करने के लिए बोला है, ओके। तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आ गया, 2 3 4 4 5 6 7 8, यहाँ पर 6 11 3 4 5 6 4 5 6 इतना आ गया। और हमको लिस्ट के हिसाब से लिखने के लिए बोला है, तो 661.8 हम लिखेंगे लिस्ट, क्योंकि हमारा 226.3 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन बोला कि वायर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। वायर है, लेंथ हमारा 25 मीटर है, ओके। लेंथ हमको दे दिया है 25 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm²। है रेजिस्टिविटी रो हमको दे दिया है 2 × 10⁻⁻6 ओहम मीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 5 DC मिमी इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। क्योंकि एक मिमी को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ और 6 मीटर², इतना ये लिखेंगे। और ये जो है हमारा रेजिस्टिविटी ना, इज बेंट इनटू ए कंप्लीट सर्कल। तो पहले लेंथ हमारा ये था 25 इक्वल टू ये पाई आर हो जाएगा। इसका ये लेंथ जो है ये हमारा, क्योंकि पहले ये था, ठीक है, पहले ये था, और इसको हमने ऐसे मोड़ दिया इसको
एक सर्कल के फॉर्म में मोड़ दिया, तो ये अगर हमारा एल है तो ये हमारा पाई आर है, क्योंकि अच्छा कॉम्प्लीट सर्कल इस बेंड इनटू ए कॉम्प्लीट सर्कल, तो फिर ये हमारा 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। बेंड इनटू ए कॉम्प्लीट सर्कल जो इसको ही, हाँ, लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर, फिर आर का वैल्यू तो हमें मिल जाएगा उतना, तो ठीक है। रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो हम लेंथ ही मान सकते हैं ना, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। रो इक्वल टू आर इन, रुको, आर इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए, तो डायरेक्टली हम इसको ही कर सकते हैं। 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू एल हमारा कितना आ गया 25 मीटर है, डिवाइड बाई ए 5 इंटू 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ कट गया, 5 × 25 और 10, 10 ओम वैसे तो मेरा आ रहा है, ठीक है 10, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर 10 आ रहा है, और 2 पाई आर का हिसाब से हमने इसको जो बदला, इसका कितना लेंथ आ रहा है, ये अगर 2 पाई आर है और ये अगर एल लेंथ का है, तो 25 हम यहाँ नहीं लिख सकते। एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁶ आ गया, जो कि कट गया, तो 10 ओम तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 जो है, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई। एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस एज फाई, ठीक है। तो पहले एक ऐसे प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने ऐसे थ्रो किया, ये ऐसे जाके यहाँ पर गया, अब वर्टिकल से मैं ये कह रहा हूँ फाई है हमारा, एंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल इज HM, जो मैक्सिमम हाइट इन्होंने पहुँचा वो हमारा HM है, एंड HM इज़ द फंक्शन ऑफ फाई, मतलब हमें मेनली मैक्सिमम हाइट और फाई के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 90 -5 वाला पॉइंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं साइन वाले टर्म्स में आता है या किस में आता है। तो HM का फॉर्मूला क्या होता था मैक्सिमम हाइट का? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था कि थीटा, इसमें इस केस में थीटा हमारा 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता था, राइट। तो इसमें U² साइन स्क्वायर थीटा बटे 2G फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर U² साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G आ जाएगा। अब अगर हम U² और 2G इन सबको कांस्टेंट मान ले, तो HM प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, ये देखो, कॉस थीटा का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा, उसके बाद ऐसा, ठीक है, ऐसा टाइप का ग्राफ आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा कर रहे हैं ना। तो देखो इसमें कौन सा ग्राफ ऐसा टाइप का आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से मैच हो रहा है। नेक्स्ट इस वाला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल फाई हमको दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक सेकेंड, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको वर्क फंक्शन दे दिया है। कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज इमिशन, कलर ऑफ द विजिबल लाइट, ओके, वर्क फंक्शन दे दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेट। ये कैसी बात है? वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द कलर ऑफ द विजिबल लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू कॉज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क डन है, फाई इक्वल टू AC बटे लैम्डा, इतना नहीं, E इक्वल टू H म्यू, तो ये AC बटे लैम्डा होता था ना। फाई इक्वल टू ये नहीं होता था यार, नहीं, फाई ये नहीं होता था, इक्वल टू H म्यू ये वाला होता था, ठीक है।
अगर हम कर भी ले तो फिर भी क्या करेंगे, लैम्डा सबसे कम वाला लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा है, जी इक्वल टू, नहीं एक सेकेंड, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू जी एम एम बटे आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो मास हम से उड़ा देते हैं, तो एल टी माइनस 1 एल टी माइनस 2 इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो जी का हम यहाँ से और इजीली निकाल लेंगे, जी इक्वल टू एल क्यू टी टू द पावर माइनस 2, एम यहाँ आएगा ऊपर एम टू द पावर माइनस 1, इतना आ गया राइट। तो मैच कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही है, एल क्यू कौन सा है, कुछ गड़बड़ किया गया है मैंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एल टी माइनस 2 ही होता है, एम इंटू ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या तो हम ठीक है, क्योंकि एम एल टी टू द पावर माइनस 2 यही फार्मूला आता था फोर्स का, जी एम स्क्वायर बटे एल स्क्वायर यही फोर्स होता था। तो इधर जाए तो एल क्यू तो आएगा ही यार, तो ऑप्शन ए करेक्ट है भाई, ऑप्शन वो करेक्ट है, क्या कहते हैं 4 के साथ, ए के साथ 4 आएगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए ही करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अगर ऑप्शन डी देखो तो ये ऑप्शन 1 के साथ मैच करेगा, ये कर भी रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर कंसिडर ए कम्प्लीटली फुल सिलेंड्रिकल वाटर टैंक एट हाइट 1.6 मीटर, ए कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, जैसे एक सिलेंडर मान लेता हूँ, ठीक है, और कम्प्लीटली सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ हाइट तुम्हारा 1.6 मीटर, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हारा 0.5 मीटर स्क्वायर, एरिया तुम्हारा 0.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एंड इट इज़ अ स्मॉल होल इन इट्स साइड ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द बटम, मतलब 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर हम मान सकते हैं। तो सपोज़ ये जो हाइट है हमारा, इस हाइट को हम 0.9 मीटर मान लेते हैं इस हाइट को, और यहाँ पर हम छोटा सा एक होल क्रिएट कर दिया है, ठीक है, एंड निग्लिजिबली स्मॉल है वो, तो ठीक है यार, एरिया ऑफ होल जो होता है वो निग्लिजिबली स्मॉल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एरिया ऑफ टैंक मान लो, ये तो हो ही जाता है। रुको, ये एक अच्छा काम करता है, ये काफ़ी अच्छी बात है ये। तो if a load of 50 kg is applied at the top of the surface of water, then of the tank, then the velocity of the coming out of the instant, ठीक है, मतलब इसके ऊपर मैंने एक उसका मास रख दिया, 50 kg का एक मास रख दिया, ओके, 50 kg का मास रख दिया, एरिया इतना है। अगर हम वेलोसिटी बात करें, यहाँ से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पर फंस गया इस बार, वेलोसिटी का सीन है। चलो नेक्स्ट, अगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, ठीक है, प्रिज्म जो है इसका मिनिमम कंडीशन अगर मान ले, जैसे पहले हम ऐसे स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट लगा के, ये देखो ये हमारा प्रिज्म बन गया। अभी इसमें कह रहे हैं कि व्हेन द मिनिमम डेविएशन वाला जो कंडीशन है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, ओके, हायर एंगल प्रिज्म्स, लार्जर एंगल प्रिज्म्स प्रोवाइड स्मॉलर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बिकम्स इक्वल। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, देयर आर ऑलवेज 2 सेट्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन विल बी except at minimum deviation setting will be same, in which deviation will be same, always 2 sets of angle of incidence। ऐसा क्या बात है, angle of refraction becomes double of अच्छा ठीक है, तो R इक्वल टू a/2 कह रहा है, हाँ ये भी सही है, E भी मुझे सही लगता है, E भी सही है, तो देखते हैं, रुको, C और E हमारा करेक्ट आ रहा है यार, सी ई, ये वाला तो नहीं होगा, डी तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, अच्छा सी और ई एक जगह भी करेक्ट नहीं है भाई,
मतलब एक साथ दोनों करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता सीरियसली। एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम डबल ऑफ प्रिज्म एंगल, मतलब अच्छा नहीं यार, रिफ्रैक्शन इक्वल टू 2a कह रहा है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये जहाँ पर है वो तो गलत है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी या डी में से वो होगा, सी भी है। अब ए और बी में से मुझे ढूंढना है कौन सा करेक्ट है कौन सा वो है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल इनसाइड प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस, या लार्जर एंगल प्रिज्म प्रोवाइड स्मॉलर एंगल मिनिमम डेविएशन। तो पहला वाला ऑप्शन तो मुझे करेक्ट नहीं लगता यार, दोनों पैरेलल कैसे हो सकता है ऐसा। अगर लार्जर एंगल प्रिज्म की बात करूँ, क्योंकि देखो अगर मैं प्रिज्म का एक ट्राइंगुलर शेप भी दे दूँ तो ऐसे टाइप का आता था ना, यहाँ पर जैसा आता था यहाँ पर आता था और यहाँ पर चला जाता था ऐसे, ओके, तो ऐसे आता था। अरे क्या हो रहा है, हाँ तो ऐसे आता था ना ये, मुझे नहीं लगता ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। लार्जर एंगल जो प्रिज्म्स होता है वो मिनिमम डेविएशन स्मॉलर एंगल ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता था उसका डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता था। तो जितना ज़्यादा मैं एंगल बढ़ा दूंगा मिनिमम डेविएशन उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो बी करेक्ट होगा, बी सी करेक्ट होगा, बी सी बी सी बी सी, ये वाला बी सी और डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ई वाला तो नहीं होगा, बी सी डी ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। नेक्स्ट डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज filled equally with half or two dielectrics. The parallel plate capacitor is filled equally half with two dielectrics. A dielectric constant E1 और E2, दोनों dielectric constants मैंने fill कर रखा है. The distance between plate is D. Okay, distance between plate is D and the area of each plate is A. If the capacitance in the first configuration and the second configuration is C1 and C2, then C1 by C2 कितना होगा। समझा, मतलब दोनों को हमें कंबाइन वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे दिया है, कैपेसिटेंस अगर पहले वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, और इनको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बाकी सारे जो ए ऑप्शन वगैरह वो सब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कटकुट भी जाएगा ना वो सारी चीज़ें, ओके। और यहाँ पर हमका E1 प्लस E2, कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील आ रहा है कि जैसे 1 बाई समथिंग प्लस 1 बाई समथिंग का कुछ सीन आ जाएगा, और दोनों ही अलग अलग डायलेक्ट्रिक है। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा ठीक है, बस एक सीरीज दिया है एक पैरेलल दिया है, इसमें इतना दिमाग लगाने वाले कुछ है ही नहीं। देखो ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमारा कैसा टाइप का है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये पहले ऐसा आएगा और ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, तो ये हमारा सीरीज़ वाला बन गया ना। क्या हो रहा है यार, ये हमारा सीरीज़ वाला आ गया ना, ये C1 वाला, और जो हमारा C2 वाला है ये हमारा पैरेलल बन जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ऐसे ये पैरेलल बन जाएगा भाई, यहाँ पर ये देखो ये आ जाएगा, ये पैरेलल बन जाएगा सेकंड वाला का पैरेलल बन जाएगा। तो यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो होते थे वो E1 प्लस E2 बन जाएंगे, और इसमें E1 E2 बटे E1 प्लस E2 बन जाएंगे, ठीक है। इसमें अगर मैं ई नेट की बात करूँ तो इसमें अगर दोनों को डिवाइड कर दें हम, तो C1 बटे C2 अगर कर दे, C1 बटे C2 ही पूछा है ना, तो E1 E2 बटे E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर जैसा कुछ आ रहा है, E1 E2 जो भाई E1 E2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ ऑप्शन तो नहीं है। E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्सिलॉन वगैरह भी तो हम रख नहीं सकते, और लगे हाथ बाकी कोई ऑप्शन क्लिक भी नहीं कर रहा,
तो ठीक है, बाकी तो ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ई टू का होल स्क्वायर ऐसा हो सकता है भाई, इसमें कुछ अलग थोड़ी हो गया इसमें, नहीं, तो इसका तो नहीं हो सकता, छोड़ो फिर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेल्टिंग में स्लैब ऑफ आइस 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना होगा? अच्छा, ड्यूरिंग मेल्टिंग में लेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 एम प्रेशर भी लग रहा है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम, पॉजिटिव वर्क इज डन by the ice water system on the atmosphere. Positive work is done on the ice water system by the atmosphere. Internal energy of the ice water system decreases. Internal energy decrease कर जाता है। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस वाटर सिस्टम रिमेन अनचेंज हो जाता है। इसमें कह रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमोसफियर। इसे ये कह रहे हैं पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन द आइस वाटर सिस्टम बाय द एटमोसफियर, मतलब तो ऑन द एटमोसफियर हो रहा है या बाय द एटमोसफियर हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पूछ रहा है। और इंटरनल एनर्जी के बारे में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस एट इतना क्या होगा? मेल्टिंग ऑफ स्लैब ऑफ आइस, ओके। इंटरनल एनर्जी और पॉजिटिव वर्क डन, अगर देखो, अगर स्लैब मेल्ट हो रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक स्लैब ऑफ आइस है, डन, एक स्लैब ऑफ आइस है तुम्हारे पास, और ये भाई तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, ठीक है, ये जो है ये तुम्हारा मेल्ट हो रहा है। मेल्ट अगर ये हो रहा है तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पहली बात सुनना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एंथैल्पी है, इसमें जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें हमें कोई हीट भी देना नहीं पड़ रहा है, तो एंथैल्पी इसमें डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। वैसे ये सब हमें काम में नहीं आने वाला, फिर भी लिख रहा हूँ, एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रहा है। और इंटरनल एनर्जी की बात करूँ आइस वाटर, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज में भी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगा यार। इंटरनल एनर्जी आइस वाटर सिस्टम बढ़ सकता है, क्योंकि अगर मेल्ट करके वाटर बन गया तो उससे ज़्यादा इसका एनर्जी बढ़ेगा, ये सही कह सकते हैं। और वर्क डन कहूँ तो एटमॉस्फेयर में वर्क डन क्या है, मैंने वर्क डन किया है, ये पूछ रहे हो ना। तो इसने पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द आइस वाटर सिस्टम ऑन द एटमॉस्फेयर, यह कह रहा है बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसने वर्क डन किया है, हाँ देखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर्स ऑफ इतना एक्ट कर रहा है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर पे, ये तो तुम्हारा देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक 49 न्यूटन का फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है। जैसे ये तुम्हारा आर रेडियस का है, इसके ऊपर तुम्हारा एफ इक्वल टू 49 न्यूटन का, अरे यार 49 न्यूटन का तुम्हारा फोर्स एक्ट कर रहा है। नीचे तुम्हारे ऐसे यहाँ पर वो स्लैब है, फोर्स ऑफ 49 न्यूटन एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर सॉलिड ऑफ मास 20 kg। तो इसका मास यहाँ पर 20 kg है, 20 kg, ओके। केप्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इफ द स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग के बिना ये रोल कर रहा है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ द स्फीयर इज v इक्वल टू आर ओमेगा का नाम सुना है, और जो एक्सीलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर। रुको, एक्सीलरेशन जो होता है ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होता है। तो फिर हम क्या करें, इसमें सेंटर में एक्सेलरेशन पूछ रहा है यार, तो ओमेगा स्क्वायर आर, फोर्स हमको दे दिया है 49 न्यूटन, ऊपर में मास इतना ऐड कर रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नो आइडिया ब्रो। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है पिस्टन से हम खींच रहे हैं, भाई काफ़ी बड़ा टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ो या ना पढ़ो बताओ। विदाउट रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्सक्यूज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से, पर कभी कभी लंबा क्वेश्चन इजी भी हो जाता है ना, इसलिए पढ़ रहा हूँ। दी पिस्टन सेपरेट द वर्टिकल चैम्बर इनटू 2 parts, where bottom part is filled by n moles of the ideal gas. External work is done on the gas isothermally in constant temperature T with the yellow
हीटिंग फिलामेंट विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम माउंटेड इन लोअर पार्ट ऑफ द टेम्पर सो द पिस्टन गोज अप। भाई नहीं भाई, काफ़ी कठिन है। इसका क्या कह रहा है सीन? इसका तो एक रिएक्शन दे दिया है, केमिकल रिएक्शन, फिशन फ्यूशन के बारे में सब पूछ रहा है इसमें। देखो क्यू वैल्यू, फिशन इसको कह सकते हैं, तुम्हारा ऑप्शन बी को ऑप्शन 3 से मैच करा सकते हैं। नहीं, ऑप्शन बी का एक ही होगा, केमिकल रिएक्शन। वाह क्या बात है। तो फिर तो हम कुछ कमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन डी का तो हो सकता है फ्यूजन विथ माइनस यू, ठीक है। बाकी क्या होगा इसमें? नेक्स्ट, ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम ए हाइट एस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, ऑप्शन नंबर 14, अरे यार ऑप्शन नंबर 14 अर्थ है हमारा, और अर्थ के जो सरफेस है उससे हाइट एस, यहाँ पर एस हाइट से एक पार्टिकल को रिलीज कराया गया, ठीक है। तो एस हाइट से रिलीज कराया गया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सर्टेन हाइट। द काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 3 times द पोटेंशियल एनर्जी एट ए टाइम, किसी एक टाइम पे। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट आर। किसी एक टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है। तो पूछ रहा है ये कौन से हाइट पे, इस कंडीशन जब एस्टेब्लिश होगा तब हाइट क्या होगा, ठीक है। एट ए सर्टेन हाइट इट कैन इतना द हाइट फ्रॉम वी सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। हाइट कौन से हाइट पे और स्पीड भी उस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों कमेंट करो जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऐसा सीन होगा इनका। इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं भाई, बताओ। यहाँ पर हाइट के बारे में अगर कुछ बोले तो क्या फार्मूला लगा सकते हैं? काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो उस टाइम पे के जी एम, और वहाँ पर कुछ पार्टिकल का छोटा सा एम मास मान लेते हैं, जी एम बाई ए स्क्वायर बता देंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे, हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। तो छोटा एम तो कट गया, तो और बड़ा एम का भी कोई सीन है नहीं। पोटेंशियल जी एम बाई सॉरी जी एम बाई आर स्क्वायर होगा ना, ये तो गलती कर दी, जी एम बटे आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बोला है तो जी एम वन एम टू बटे आर, बट हाँ जी एम वन एम टू बटे आर वही करना पड़ेगा। एम बटे एस, एम कैंसिल आउट, तो एम मस्त तो रह ही जाएगा, इसका मैं क्या करूँ। और अगर 6 कर दो इससे, भी स्क्वायर, अगर 6 टू जी एम बटे एस करो, फिर अच्छा छोटा वाला जी को यहाँ पर लगाया इन्होंने स्पीड के केस में, ठीक है। तो जी एम बटे आर जो है एफ इक्वल टू एम जी, और जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। तो जी एम बटे आर स्क्वायर को इन्होंने छोटा जी हम बता सकते हैं। तो अगर यहाँ एस से मल्टीप्लाई, यहाँ एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जी एम बटे आर स्क्वायर, इसको हम छोटा जी मान सकते हैं ना, इसको हम छोटा जी मान लेते हैं। तो फिर रुको, तो देखो फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 अगर इस साइड चला जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 6 एस बटे जी, 6 एस बटे जी, और रूट को अगर इस साइड चला देंगे तो रूट 6 एस बचे जी, 6 जी एस, बस इतना ही आ रहा है, नीचे तो कुछ रहेगा ही नहीं बाकी। हाँ बिल्कुल, नीचे तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। इसमें पहले क्या पूछ रहा था, हाइट बताओ कौन से हाइट पे। ओके, हाफ एम बी स्क्वायर है ना, तो ऑप्शन सी मुझे लग रहा था, बट ऑप्शन डी भी हो सकता है, या
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज 3 times इज पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा दिया है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के अलावा हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं 2 ब्लॉक है एम और एम प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। और ये अच्छा, ये थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है, मैंने पहले कर रखा है वैसे ये वाला क्वेश्चन, बट अभी इस पॉइंट पे ये वाला क्वेश्चन मे भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल एक्सेलरेशन, इसका ठीक से करना पड़ेगा, अभी तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कर्व्स 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल पूछ रहे हैं, राइट। तो फेस नेगेटिव फेस से स्टार्ट कर रही है, कह रहे हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, अच्छा टाइम बढ़ रहा है, ऑप्शन डी में बता रहा। अच्छा, मल्टीपल चॉइस करेक्ट है, अच्छा ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ ऑप्शन डी तो बिल्कुल आएगा। और कभी कभी टाइम बढ़ रहा है पर वो रुक जा रहा है, तो हाँ ठीक है, ऑप्शन डी तो होगा। और इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी, इसका ऑप्शन सी का थोड़ा मुझे गड़बड़ है लग रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिस्प्लेस, जैसे मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ ऑप्शन बी में, जैसे है ना ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। इसमें ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ओके। सपोज इस पॉइंट पे देखो ऐसा है, इस पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ऐसा है वेलोसिटी, अब इस पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट ऐसा भी है। 2 टाइप के डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है, पहले मुझे ये बताओ। अब वही थोड़ा दिक्कत कर रहा है। बाकी फेज़ की बात करूँ तो नेगेटिव फेज़, और कभी कभी फेज़ 0 हो गया, टाइम बढ़ते ही जा रहा है, हाँ टाइम तो बढ़े ही जाए। ऑप्शन ए तो ठीक लग रहा है मुझे, ऑप्शन ए और डी ठीक लग रहा है, ऑप्शन ए और डी। अब ए सी डी ए बी डी दोनों ही हो सकता है ना, तो प्रॉपर एकदम बताना पड़ेगा कि कौन सा बताना चाहते हो, तो मैं स्किप ही कर दूंगा इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन लेंस 10 सेंटीमीटर है एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है, ऑप्शन 17। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस, यार भाई रेडियस थिन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। R1 दे दिया है 10 सेंटीमीटर और R2 दे दिया है 15 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस क्या ड्रॉ कर रहा हूँ भाई मैं, देखो कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंथ मटेरियल, भाई ये तो वो लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/12 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस और माइनस मतलब प्लस 1/15, तो 15 प्लस देखो 15 प्लस 10 डिवाइड बाई 150 और ये 1/12 है इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ये वाला चीज़, ये तुम्हारा क्या है 25, 5 से 15, 0 5 5 25, 5 6 30 और 6 12, ठीक है। तो ऊपर ऊपर ये सब हट गया, म्यू इक्वल टू 3/2 आ रहा है, 3/2 मतलब 1.5, ऑप्शन सी आ रहा है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, स्फेरिकल सेल है, ओके। और तुम्हारा जो पोटेंशियल है V इक्वल टू 120 वोल्ट है, डन। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल at a distance इतना from the center, at the center of the cell, at a distance at from the center and the from the
अच्छा ठीक है, सेंटर में भी पूछना है ये लोगों को, वी एट सेंटर भी पूछना है, ये क्या होगा, और भी एट आर इक्वल टू 5 भी पूछना है, और भी इक्वल टू आर इक्वल टू 15 भी पूछना है। मतलब कहीं ना कहीं सेंटर, अंदर और बाहर तीनों के बारे में इनको पूछना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। मतलब हॉलोस्फेयर मेनली है, हॉलोस्फेयर। मतलब देखो इसमें के क्यू बाई आर क्या होता था, पोटेंशियल ही होता था ना, तो रेडियस के क्यू बटे आर, रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है, अंदर हमारा हो जाता था, सेंटर की बात करूँ तो सेंटर पे इसका क्योंकि देखो वो है ना के क्यू कितना दे दिया है, क्यू देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर के लिए इतना दिया है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 10, इतना तो करेक्ट ही है, क्यू बाई 10, ओके। नाउ के क्यू बराबर 1200, तो के क्यू बटे 15 कितना होगा, 1200 बटे 15, 15 तो 10, 80 आ रहा है 15 में, लास्ट वाले में 80 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, और अब मुझे ये बताओ ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी में से आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता क्योंकि इनसाइड 120 कैसे हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। इनसाइड तुम कहीं भी ले लो, पोटेंशियल तुम्हें जीरो इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर हॉलोस्फीयर है तो सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे, और सरफेस पे आ जाएंगे तो अंदर पोटेंशियल तुम्हारा हर जगह जीरो ही होगा, चाहे तुम सेंटर पे ले लो या इनसाइड ले लो। नेक्स्ट, रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय 450 वाट लाइट सोर्स ऑन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना होगा, 19। रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय 450 वाट लाइट सोर्स, सो पावर हमको दे दिया है 450 वाट, और ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। इसका मैं क्या करूँ, रेडिएशन प्रेशर पूछे ना, पावर P बटे 4 ऐसा कुछ होता था क्या, नहीं ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, हाँ ये तो लॉजिकेट का क्वेश्चन है 20। इनपुट ए और इनपुट बी दे दिया है, बाकी आउटपुट वगैरह के बारे में पूछा है। अगर तुम किसके बारे में पूछा है भाई, करेक्ट लॉजिकेट पूछा है, ओके ठीक है। कौन से किससे के साथ मैच कर रहे हैं ऐसा पूछ रहा है ये लोग। तो अगर मैं ए पे 0 लगाऊंगा, ए पे 0 लगाता हूँ, बी पे भी 0 लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी 0 0 0 0 0, वाई पे भी 0 आना चाहिए। हाँ इतना तो मैच कर गया। अगर 1 1 दोनों में लगाता हूँ तो इसमें कितना आ जाएगा, ऑप्शन एक भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 करके, फिर 1 एंड कर देंगे तो यहाँ भी 1, तो वाई भी 1 आएगा, ठीक है। और अगर 1 0 अगर करता हूँ सो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, और 1 और 0 करूँगा तो 1, सो यहाँ भी 1 आ जाएगा, सही है। 0 1 आना अगर करूँगा तो पर 1 आ जाएगा, और 0 और 1 मिलकर यहाँ भी 1 आ जाएगा, नहीं देखा ऑप्शन ए फिर करेक्ट नहीं हुआ। सो अगर ऑप्शन बी करता हूँ तो मे भी करेक्ट हो जाए, देखते हैं। नहीं भी हो सकता है। अगर इसमें 1 + 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ऊपर में अगर मैं जाता हूँ 0 जा रहा है, ठीक है, 0 और जगह 1 आ जाएगा तो 1 आ जाए, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर 0 जा रहा है और नीचे हमारा
1 और 0 मिल के 1 जा रहा है और यहाँ 0 जा रहा है, तो वाई इसके हिसाब से 0 आ जाना चाहिए ऑप्शन सी के हिसाब से, ठीक है। ऑप्शन सी के हिसाब से 0, तो ऑप्शन सी मुझे थोड़ा बहुत करेक्ट उम्मीद दे रहा है। ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी वैसे नहीं होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर 0 और 1 दिया है ना, 0 और 1 दिया है, तो 0 और 1 के यहाँ तो 1 आ गया, और यहाँ पर 1 1 1 जाके यहाँ 1 वही फिर 1, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी लगा है ना, एक सेकेंड, ऑप्शन सी लगा है, ठीक है। फिगर सोन बिलो रेजिस्टेंस ऑफ इतना is connected in series with an ammeter of resistance इतना, ammeter of resistance 240, ओके ammeter का भी 240 है। सन रेजिस्टेंस इतना कनेक्टेड पैरेलल टू द एमीटर, रीडिंग ऑफ द एमीटर कितना होगा, वेरी गुड। एमीटर का भी इतना रेजिस्टेंस है, कितना है 240, ठीक है। तो देखो 240 इंटू 10 डिवाइड बाई 240 प्लस 10 250 आ जाएगा। ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 0 0 कैंसिल आउट, और 25 48/5, ओके। कैलकुलेट करूँ तो 9.6, ओके। 150.4 9.6 अगर करूँ 160 आ रहा है यहाँ पर। सो 20 इक्वल टू आई डिवाइड बाई 160, 1/8, आई तो हमारा 1/8 आ रहा है, तो रीडिंग ऑफ द एमीटर कितना होगा, ओके। कुछ करंट एमीटर से, जैसे एमीटर है यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से एमीटर जैसे जा रहा है, कुछ एमीटर से करंट पास होगा और कुछ इस वाले रेजिस्टेंस से पास होगा। यहाँ से जैसे I1 जा रहा है और यहाँ पर जैसे I2 जा रहा है, और यहाँ पर जो टोटल करंट आ रहा है वो तुम्हारा I आ रहा है, ठीक है। तो I1 की अगर बात करूँ तो I1 इक्वल टू I2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई तुम्हारा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, 250, ठीक है। और I2 तो हमें पता नहीं है, I1 इंटू 10 करेंगे, I2 इंटू 10 नहीं, ठीक है। हाँ, I इंटू 10 करेंगे शायद, तो I कितना आया 1/8 इंटू 10/250, 0 0 कैंसिल आउट, और हाँ 1/8 25 इंटू 8, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, और 4 इंटू 2 होता है ना, तो 100 200 आ रहा है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 इंटू 10⁻⁻², 5 इंटू 10⁻³ तो 5 मिली एम्पेयर आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। नेक्स्ट 5 लिखे ना, लूप ABCDA current carrying I equal to 12 ampere placed in a plane consists of semicircular segments of radius 6 pi meter and 4 pi meter दूसरा रेडियस है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O इस कितना होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O आर की वजह से कितना होता था, KI/R होता था ना, ठीक है। और सेंटर O से अगर पूछ रहा है तो बाकी AB और CD तो वहाँ से ही पास कर जाएगा, तो KI/R अगर हम देखें तो KI/R देखो जो BC वाला आर्क है वहाँ से भी इनसाइड जा रहा है और AC वाले से भी
आउटसाइड आ रहा है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और के मतलब यहाँ पर हम म्यू नॉट अपन 4 पाई मान रहे हैं, डन, म्यू नॉट अपन 4 पाई मान रहे हैं, ठीक है। ओके ओके, नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। के आई बेटा कैलकुलेट करते हैं, के इंटू 12 डिवाइडेड बाई, अच्छा पूरे से ही हो जा रहा है, ठीक है, 6 पाई, और दूसरा है के इंटू 12 डिवाइड बाई 4 पाई, और के हमारा म्यू नॉट अपन 4 पाई है, वैसे म्यू नॉट अपन 4 पाई है, तो 10⁻⁻7 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 12 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 6 पाई माइनस 10⁻⁻7 इंटू 12 अपन 4 पाई। ओके, तो आर तो वैसे ठीक है, 4 पाई और 6 पाई हमने यूज़ किया है, हम कुछ कर भी नहीं सकते वैसे, कैलकुलेट करते हैं, है ना। ऐसे ये इसको 4 कर देता था कि सब्ट्रैक्ट में ना, एक सेकेंड, इसको 4 में कर देते हैं, इसको 6 कर देता है, तो वन बाई 4 पाई माइनस 1/6 पाई, 2 पाई बटे 6 इंटू 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट भी कर देते हैं थोड़ा, 1/12 पाई आ रहा है। कॉमन हमने क्या लिया था, 12 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1/12 पाई, 12 कैंसिल आउट, देख रहे हो। सो 1/पाई आ रहा है यार, इंटू 10⁻⁻7, के इक्वल टू 1/पाई क्यों आ रहा है, 7/22, कुछ तो गड़बड़ है वैसे। क्या है बेटे, आर ही होता था, और 4 पाई इन्होंने ही लगाया है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह होगा क्या। के का वैल्यू तो 10⁻⁻4 ही होगा, -7 ही होगा। अच्छा मिली एम्पियर दिया है ना, ठीक है ठीक है। अब इन्होंने मिली एम्पियर दिया है, अच्छा मीटर एम्पियर समझ में नहीं आ रहा, मीटर एम्पियर लगाया है, क्या लगाया है, यही होता था यार इसमें। क्योंकि टेस्ला बराबर के इंटू एम्पियर डिवाइड बाई मीटर, सो हाँ इतना ही होना चाहिए, ठीक है। 1/पाई टाइप का कुछ आ रहा है, (10⁻⁻7 तो कॉमन भी आ गया। टू कोहेरेंट लाइट बीम से इंटेंसिटी 4 है या 9 है, सुपर इम्पोज कर दिया, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है। आई मैक्स कितना होगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मीन होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, √4i प्लस √9i का होल स्क्वायर, और इसमें
रूट ओवर 4i माइनस रूट ओवर 9i का होल स्क्वायर, 2 रूट आई माइनस 3 रूट आई, मतलब रूट आई का होल स्क्वायर, यहाँ आई आ गया, यहाँ पर 2 और 3 5 रूट आई का होल स्क्वायर, मतलब 25i। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 24i आ गया, x का वैल्यू 24 आ गया। Two identical spheres of mass m are placed at the vertices of equilateral triangle of length है, एक equilateral triangle है, अब लेंथ इसका ये है, ये है, ये है। When 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ एक स्फीयर, यहाँ पर एक स्फीयर, यहाँ पर एक स्फीयर। अगर एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो यार क्या हो रहा है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह पूछे तो जो MOI होता है 2/5 m², इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। When they are released, they interact only with gravitational force, collide after a time t equal to 4 seconds. The sides of the triangle are increased to a and also the masses of the other collide after. ओफो, इसका अगर साइड का लेंथ मैंने बढ़ा दिया और दोनों अलग अलग टाइम पे फिर वो कर रहा है तो नहीं। A 4 centimeter long straight wire carrying current 8 ampere are placed perpendicular to uniform magnetic field, ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसका मैंने इंटेंसिटी बता दिया है 0.15 टेस्ला, और इसके परपेंडिकुलर मैंने एक ऐसे वायर रखा है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और करंट यहाँ से 8 एम्पियर पास कर रहा है, 8 एम्पियर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कितना लगेगा, F इक्वल टू IBL फार्मूला हम पढ़ते थे, तो IBL करंट I इंटू 0.15 इंटू लेंथ 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻2 डेगामी जैसे सेंटीमीटर, ठीक है, और बाकी सब तो सही है, करंट एम्पियर में सब सही है। तो 32 इंटू 15 डिवाइड बाई इतना, सो अगर 32 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, तो इसके बाद मिली न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, तो 5 3 15 10 6 12 48 आ रहा है। फिर से वो चेक कर ले रहा हूँ, 15 48 आंसर, ठीक है। साइड वगैरह कैसे करेंगे, ओह सबमिट नहीं कर सकते क्या, ओके, ठीक है, फिर जितना अटेम्प्ट करना था उतना तो कर दिया, बाकी चेक कर लेते हैं शुरू से। इसको तो हमने छोड़ दिया था, इसको नेक्स्ट इसका हमने किया था चेक आंसर। अरे एरर कैसे हो गया यार,
अरे वेरी स्ट्रेंज यार। अरे यार इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका सॉल्यूशन भी देखने के लिए ट्यून्ड रहिए।